असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं और आपको पिछले 10 सालों में नफरत और खास करके मुसलमान माइनॉरिटी से नफरत दिखाने का एक और मौका मिला है। अगर इतनी मोहब्बत है तो क्या बिल्किस बानो को वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाएंगे आप? देखिए, अगर वो चाहते भी पहले तो किसी भी महिला को बोर्ड का अनिवार्य मेंबर नहीं बना पाते। आज कम से कम इस सरकार ने ये प्रावधान तो ओवैसी साहब को दिया कि वो चाहें तो एक सक्षम मुसलमान महिला को बोर्ड पर नियुक्त करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बोर्ड अब किसी का पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। ये विषय निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट करता होगा या उन्हें आक्रोशित करता होगा, क्योंकि अगर सरकार की मंशा होती कि बोर्ड को यूसर्प करे या बोर्ड के अधिकारों का हनन करे या बोर्ड के अधिकारों का या मुस्लिम समाज की जायदाद को हड़प करे, तो क्या ये सरकार पृष्ठ 7 अगर आप नाविका जी इस बिल का देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड पर भारत सरकार का कोई भी मंत्री मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन संरक्षण तो मंत्रालय का होगा ही इस बोर्ड के ऊपर, तो अगर मंत्रालय का संरक्षण होगा तो भारत तो पहले भी था। मैं स्वयं 1.5-2 साल से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन रही हूं। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। तो मैंने क्या किसी भी मुसलमान की जायदाद का हनन किया? बिल्कुल नहीं। तो लोग जो कहते हैं कि आप तो 1.5-2 साल से तो ओवैसी साहब को भी इस बात का अनुभव 1.5-2 साल से तो ओवैसी साहब को भी मेरी अध्यक्षता में वक्फ काउंसिल का अनुभव हो चुका है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर बोर्ड पर आप गैर मुसलमान को मेंबर बनाएंगे तो ये गैर कानूनी स्टेप होगा। आप इसे गैर कानूनी स्टेप मानती हैं? तो मैं गैर मुसलमान सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन रह चुकी हूं। तो फिर सवाल ये है गैर मुसलमान का मतलब सुन ले, एक सेकेंड नाविका जी, गैर मुसलमान का मतलब क्या? मैं जानती हूँ विपक्ष के कई मेंबरान को हिंदू समाज से कहीं ना कहीं एक उनका विरोध करते हैं या आक्रोशित रहते हैं, लेकिन गैर मुसलमान तो ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, बहाई भी हैं, जू भी हैं। तो क्या ओवैसी साहब को सिखों से भी दिक्कत है, क्रिश्चियन से भी दिक्कत है, जैन से भी दिक्कत है, बौद्ध से भी दिक्कत है? और जब अखिलेश यादव जी सवाल पूछते हैं, नहीं अखिलेश यादव जी जब सवाल पूछते हैं नाविका जी, ये नॉन मुस्लिम प्रस्तावित मेंबर्स कौन है? ओके नाविका जी एक सेकेंड, ये जो नॉन मुस्लिम प्रस्तावित मेंबर्स हैं वो कौन है? जो जज रह चुके हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या अब ओवैसी साहब और विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि हमारी जुडिशरी में एक व्यक्ति, एक जज के धर्म के आधार पर उसकी नियत पे आपको भरोसा होना चाहिए या नियत पे शक होना चाहिए? ये नॉन मुस्लिम जो प्रस्तावित हैं, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं। आज विपक्ष की ओर से जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोले, क्या सब मुसलमान थे? तो अगर विपक्ष बिना ये देखे कि हिंदू बोल रहा है कि मुसलमान बोल सकता है, तो आप कहते हैं कि नॉन मुस्लिम बोर्ड पे सेवा नहीं दे सकता। और आप ये समझते हैं कि जो प्रावधान सरकार ने प्रस्तुत किया उसके अंतर्गत बोर्ड का कोई भी मेंबर, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, किसी भी मुसलमान के हक का हनन कर सकता है और सरकारें प्रदेश की हो या देश की हो चुपचाप तमाशा देखेंगे। बोर्ड बनाने का अधिकार प्रदेश की सरकारों को दिया गया है। क्या ओवैसी साहब या मुस्लिम समाज के जितने भी आज लोग बात कर रहे थे विपक्ष की ओर से, वो प्रदेश की सरकारों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? लेकिन स्मृति जी, अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि कहीं आप बागडोर वक्फ बोर्ड की नौकरशाही में तो नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने अयोध्या का एग्जाम्पल भी लिया और कहा मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। तो कहीं आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो इतिहास में इसलिए नहीं जाना चाहते नाविका जी, एक सेकेंड,
वो इतिहास में इतने नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर उनके इतिहास का एक पन्ना खोला जाए तो वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाते किस आधिकारिक स्ट्रक्चर पे निर्भर करते थे रेवेन्यू डिसीजंस के लिए। क्या अखिलेश जी का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के हर डीएम के अधिकारों का हनन होना चाहिए? क्या अखिलेश जी का यह मानना है कि डीएम के और रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा कोई भी व्यक्ति सर्टिफाई कर सकता है किसकी कौन सी जमीन है और जायदाद है? तो जो लोग खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रख चुके हैं, कम से कम उनको ये बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्मृति जी, जो इस वक्त दो मुद्दों पर कहा जा रहा है, एक तो वक्फ एक्ट के जो संशोधन की बात हो रही है, उस पर आज समाजवादी पार्टी के एमपी मोहिबुल्ला साहब ने कहा है कि ये फिर से मुसलमानों के साथ छेड़खानी हुई और पिछले 10 सालों से जो उनके साथ हो रहा है, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मैं वही पूछूं कैसे? मैं आपसे वही पूछूं कैसे? क्या छेड़खानी हुई है? सड़क पे क्यों उतरेगा कोई? आप मुझे बताइए नाविका जी। अगर हम कहते हैं एक मुसलमान देश की कोर्ट में जा सकता है, उसको यह हक है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से न्याय पा सकता है, क्या विपक्ष के नेता उसके खिलाफ सड़क पे जाएंगे? अगर सरकार ये कहती है कि मुस्लिम औरत वक्फ बोर्ड की मेंबर बन सकती है, तो क्या विपक्ष के नेता मुस्लिम औरतों के खिलाफ सड़क पे उतरेंगे? अगर सरकार ये कहती है वक्फ की अर्निंग से आप बेवा औरतों का समर्थन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, तलाकशुदा औरतें, बच्चों का आप उनकी परवरिश कर सकते हैं, तो क्या विपक्ष उसके खिलाफ सड़क पे उतरेगा? सरकार ने आज क्या बोला? शिया, सुन्नी, अहमदिया, आगा खानी, बोरा, ओबीसी आप मानते हैं किसी को मुस्लिम समाज में, उन सबको बोर्ड में होना चाहिए। क्या विपक्ष उसके खिलाफ उतरेगा सड़क पे? नहीं, लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि कहा जाता है आपकी सरकार 2 बैसाखियों पे चल रही है, एक टीडीपी की बैसाखी, एक जेडीयू की बैसाखी। क्या इसलिए ये बिल आज एक तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है, लगभग ठंडे बस्ते में चला गया है? क्या ये आपकी नई मजबूरी है? देखिए, जेपीसी का प्रस्ताव स्वयं सरकार ने रखा था और विपक्ष चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं कर सकता, क्योंकि आज विपक्ष ने जितने सवाल किए सरकार ने उसका जवाब दिया। सरकार के पास नंबर्स थे, सरकार अगर आज पास कर देती तो विपक्ष चिल्लाता कि विपक्ष की आवाज दबा दी, मुसलमानों की आवाज दबा दी। सरकार प्रस्ताव देती है, जेपीसी का गठन करते हैं, तो विपक्ष कहता है देखा सरकार हमारे दबाव में आ गई।